अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। हमारे पास तार काटने वाला बड़ा प्लास था। 4 बड़े बड़े कमांडो चाकू थे, 20 ग्रेनेड थे। स्टीन गन हमने अपने साथ नहीं रखी थी, इसलिए कि अंडरग्राउंड ऑपरेशन था। यहाँ दस्ती बम और शॉट गनें ही काफी थी। अगर ज्यादा दूर तक ओपन फायरिंग करनी होती तो स्टीन गनों की जरूरत पड़ सकती थी, मगर यहाँ ऐसी बात नहीं थी। हमने अपनी तरफ से खूब सोच समझ कर प्लान तैयार किया था। यह प्लान मेरे मुशाहिदे और मेजर अर्जुन सिंह की बीवी की रिपोर्टों को सामने रखकर तैयार किया गया था। मैं दूसरे रोज मेजर की बीवी के यहाँ नहीं गया था। मैंने इसे फोन करके कह दिया था कि मैं एक दिन बाद आऊंगा। रिपोर्टों के मुताबिक हमने अपना सारा प्लान बनाया था, लेकिन मौके पर हालात बदल जाने या कोई दूसरा रुख इख्तियार कर जाने की सूरत में हम हालात से निपटने से तैयार होकर जा रहे थे। हमने कमांडो सूट पहन लिए थे, गर्म सिया जैकेटों के नीचे गर्म सिया पतलूने और सिया बूट थे। सर पर गर्म ऊनी टोपियां थी। अपने चेहरों को गौरी रंगत को छुपाने के लिए हमने चेहरों और गर्दनों पर आड़ी तिरछी सिया लकीरें खींच ली थी। इस तरह अंधेरे में हमारे गोरे चेहरे कैमोफ्लाज हो जाते थे। 11:03 पर हमने अपना अपना असला अपने कब्जे में कर लिया। हर कमांडो के पास 4-4 हैंड ग्रेनेड, एक शॉटगन जिसकी नाली पर सलेंसर चढ़ा हुआ था, एक बड़ा कमांडो चाकू था। सिर्फ कमांडो शेरबाज खान के पास लोहे के तार काटने वाला प्लास था। इससे ज्यादा सामान हम अपने पास रखना भी नहीं चाहते थे। सिर्फ कमांडो मजीद भट्ट के कांधे से नायलून का एक सिया थैला लटक रहा था। इस थैले में अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के खास मकामात पर लगाया जाने वाला धमाका खेज मवाद था। ये मवाद बारूदी स्टिकों और महलूल केमिकल से भरे हुए छोटे छोटे कैप्सूलों की शक्ल में था। कमांडो मजीद भट्ट की ड्यूटी ये धमाका खेज मवाद लगाने की थी। समद भट्ट के पास भी इतना ही असला था, मगर इसे हमारे साथ प्रोजेक्ट के अंदर नहीं जाना था, बल्कि बाहर इमरजेंसी वाले गेट के करीब छुपकर हमारे मुजाहिदों का इंतजार करना था। इसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि मुजाहिद और मुजाहिदा खवातीन को हम तहखाने से निकाल कर बाहर ले आए तो वो इन्हें अपने साथ वहां से निकाल कर कमीगाह में ले जाए। पहले ये ख्याल था कि काम रिहा होने वाले कश्मीरी मुजाहिद खुद ही करेंगे, लेकिन बाद में ख्याल आया कि मुसलसल इंडियन आर्मी की अजियतें सह सह कर न जाने इनकी हालत कैसी होगी। इसलिए इस ड्यूटी के लिए कमांडो समद भट्ट को मुंतखब किया गया था। जब तहखाने की दीवार के साथ लगे छोटे क्लॉक ने रात के ठीक 12 बजाए तो शेरबाज ने अपनी कलाई वाली घड़ी पर निगाह डालकर कहा। सबने टाइम चेक करके अपनी अपनी घड़ियों को क्लॉक वाली घड़ी के मुताबिक मिला लिया। इसके बाद हमने चारों कमांडोज ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर धीमी आवाज में अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। कमांडो शेरबाज खान इस मुहिम में हमारा लीडर था। इसने तहखाने के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, गो, और एक एक करके हम चारों कमांडो तहखाने से निकल गए। आप जरूर सोच रहे होंगे कि हम इतनी तकदूत करने की क्या जरूरत थी, जबकि इंतहाई जहरीला और मेरा मती साम मेरे पास था। मैं बड़े आराम से अकेला ही इसे अपने साथ लेकर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में चला जाता। इसे हुक्म देता कि जहां जितने इंडियन फौजी हैं इन्हें मौत की नींद सुला दो। वो सबको डसकर हलाक कर देता और मैं बड़े सुकून से अपने साथी मुजाहिदों को भी निकाल लाता और जहां जहां धमाका खेज मवाद लगाना था लगा आता। मैंने आपको असल बात नहीं बताई। असल बात यह थी कि मेरा दोस्त सांप इस रात बर्फबारी में मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर के बाहर कुछ देर पड़ा रहा था, जिसकी वजह से इसे सर्दी लग गई थी और मेरे ख्याल के मुताबिक बीमार हो गया था। मेरे बुलाने पर यह मुझे देखकर भी वो अपना सर नहीं उठाता था, बस लकड़ी के बक्स में नीम बेहोशी की हालत में पड़ा रहता था। मैंने इससे मदद लेने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि मेरा दोस्त अपनी असली हालत में नहीं था। ऐसी हालत में इस पर एतबार नहीं किया जा सकता था। चुनाचा हमारी कमांडो पार्टी इसके बगैर ही अपने मिशन पर जा रही थी। मौसमी पेशगोई यही थी कि आधी रात के बाद बर्फबारी होगी, मगर अभी तक इसके कोई आसार नहीं थे। हमारी कमांडो पार्टी खुफिया कमीगाह से निकलकर इस मुख्तसिर से देहाती आबादी के बोसीदा मकानों के हक में जा रही थी। हम एक दूसरे के दरमियान फासला रखकर चल रहे थे। रात तारीख और सर्द थी। हमने अपनी अपनी शॉटगन अपने चमड़े के जैकेटों के अंदर छुपा रखी थी और सियाह टोपियों के नकाब अभी नहीं गिराए थे। एक गली के नुक्कड़ पर बल्ब रोशन था। हम इससे बचकर निकल गए। आबादी के मकान खत्म हो गए, सब्जियों के खेत शुरू हो गए। फिर सेब के एक बाग में से गुजरे। सेब के दरख्तों की बेबरगोबार टहनियां बर्फ में छुपी हुई थी। यहाँ बाग के कोने में एक जीप खड़ी थी। हमारे कश्मीरी हुर्रियत परस्त साथी रात की थर तारीकी में हमारा इंतजार कर रहा था। अंधेरे में इसने हमें अपनी तरफ आते देखा तो जल्दी से जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जीप का इंजन स्टार्ट हो गया और उसमें घबराहट की हल्की हल्की आवाज आने लगी। हमारा मिशन का लीडर कमांडो शेरबाज आगे आ गया था। इसने रुककर हमें हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया। हम जीप की तरफ दौड़ पड़े। जाते ही जीप में सवार हो गए। हमारे बाद कमांडो शेरबाज भी दौड़ता हुआ आया और उछलकर जीप में हमारे साथ बैठ गया। इसने आहिस्ता से कहा, गिलानी गो। गिलानी हमारी जीप के कश्मीरी मुजाहिद ड्राइवर का नाम था। यहाँ मैं बताता चलूँ, ये भी इसका फर्जी नाम था। जीप के इंजन की आवाज जरा हल्की हुई और फिर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। जीप तीन अतराफ से ढकी हुई थी। तो पीछे का हिस्सा खाली था, जिसमें श्रीनगर शहर की ठिठुरती हुई रोशनियां नजर आ रही थी। ये झिलमिलाती रोशनियां दूर होती जा रही थी। जीप एक तरफ घूम गई। यहाँ से जमीन ऊंची नीची हो जाती थी। जीप खाली रास्ते पर भाग रही थी। रात के अंधेरे में रास्ते के दोनों जानिब सफेद सफेद बर्फ ऐसे दिखाई दे रही थी जिस तरह रात के वक्त समंदर के किनारे समुद्री झाग नजर आती है। हमारी जीप पहाड़ी इलाके में आ गई। जीप की रफ्तार हल्की हो गई थी, फिर एक टीले की दीवार के साथ रुक गई। कमांडो शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, टारगेट 1 गेट डाउन।
हम छलांगे लगाकर जीप से निकल आए और हिदायत के मुताबिक टीले की दीवार की ओर में जहां अंधेरा गहरा था, टीले की सख्त दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। हमने अपनी अपनी शॉट गन जीप में ही जैकेटों से निकालकर हाथों में पकड़ ली थी। कमांडो शेरबाज ने जीप के ड्राइवर से कहा, गिलानी तुम यहाँ से मत बैठकर इंतजार करोगे। कश्मीरी मुजाहिद गिलानी ने अपने कोट के अंदर से स्टेन गन निकालकर हाथ में ले ली और कहा, यस सर, और जीप के बोनट के पास तारीकी में खड़ा हो गया। कमांडो शेरबाज ने हाथ से हमें इशारा किया। मैं, कमांडो मजीद भट्ट और कमांडो समद भट्ट इसके पीछे चल रहे थे। हमने अभी तक अपनी सियाह टोपियों के नकाब नहीं गिराए थे। हम टीले के दामन में टीले की दीवार के साथ साथ चल रहे थे। यहाँ अंधेरा और खामोशी थी। बर्फ सिर्फ दरख्तों की शाखों पर थी, नीचे कहीं कहीं जमीन खाली थी। अब मैं आगे हो गया था क्योंकि मुझे रास्ते का पता था। मैं इन्हें गाइड कर रहा था। हमारे दरमियान 15-20 फुट का फासला था। जब हम टीले की दूसरी तरफ आए तो मैं रुक गया। मैंने टीले के ऊपर की जानिब हाथ से इशारा किया और झाड़ियों के पीछे से होकर झुककर टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। चढ़ाई ज्यादा सीधी नहीं थी। टीले पर कहीं कहीं बर्फ के सफेद ढेर रात के अंधेरे में धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे थे। मैं बड़े गौर से इधर उधर देखता टीले पर चढ़ रहा था। मेरे पीछे कमांडो शेरबाज था, इसके पीछे मजीद भट्ट और समद भट्ट सबसे आखिर में था। हम टीले की दूसरी तरफ जाना चाहते थे। हम नीचे से होकर टीले की दूसरी जानिब नहीं जा सकते थे। इसमें खतरा था कि इस तरफ कोई फौजी गश्ती पार्टी ना मिल जाए। टीले की बुलंदी ज्यादा नहीं थी। टीले के ऊपर आकर हम जमीन पर बैठ गए। मैंने हाथ से टीले की दूसरी तरफ इशारा किया। हम इशारों में बात कर रहे थे। कमांडो शेरबाज झुके झुके दौड़कर मेरे पास आकर दूसरी तरफ देखने लगा। मैंने नीचे इस टिब्बे की तरफ इशारा किया जिसके अंदर से खुफिया फौजी प्रोजेक्ट को इमरजेंसी रास्ता जाता था। मैंने शेरबाज के कान में सरगोशी की। सामने वाले छोटे टीले पर मशीन गन पोस्ट है। कमांडो शेरबाज मेरे पास एड़ियों के बल बैठा था। इसने हाथ से दूसरे साथियों को आगे आने का इशारा किया। कमांडर मजीद भट्ट और समद भट्ट जल्दी से हमारे पास आ गए। वहाँ हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। करीब ही चिनार के दरख्त थे। रात की तारीकी में इनकी टहनियों पर कहीं कहीं बर्फ की सफेदी झलक रही थी। शेरबाज ने जहां हम बैठे थे इसकी तरफ हाथ से इशारा किया। इशारा कमांडो समद भट्ट को किया था। इसका मतलब था कि तुम इसी जगह हमारे कश्मीरी मुजाहिदों का इंतजार करोगे जिन्हें हम जमींदोज अजीत खाने से निकाल कर लाएंगे। कमांडो समद भट्ट ने इस बात में सर को हिलाया और अपनी सियाह टोपी का निकाब चेहरे पर गिरा लिया। अब इसकी चमकती आंखें ही नजर आ रही थी। वो शॉटगन लेकर एक तरफ दरख्त की ओट में हो गया। कमांडो शेरबाज ने मेरे कान में सरगोशी की। मशीन गन पोस्ट से होशियार रहना, हम तुम्हें यहाँ से कवर देंगे। गो। मैं टीले की ढलान उतरने लगा। ढलान मुश्किल नहीं थी। मैं बैठकर नीचे उतर रहा था। कहीं कहीं बर्फ भी थी। बाकी अंधेरे में झाड़ियां ही झाड़ियां थी। मैंने शॉटगन जैकेट से अंदर कर ली थी और हाथ में कमांडो चाकू पकड़ लिया था। मैं नीचे टिब्बे की तरफ जाने के बजाय ढलान पर सामने वाले टीले की तरफ जा रहा था जहां मैं बताया गया था कि मशीन गन पोस्ट है। सामने वाले टीले पर कोई दरख्त नहीं था। यहाँ मुझे अंधेरे में पोस्ट के जवान साये की तरह देख सकते थे। मैं टीले पर कुछ देर तक ऊपर चढ़ गया। ऊपर से मैं 75 डिग्री का जाविया बनाता हुआ झाड़ियों से बचकर नीचे उतरने लगा। झाड़ियों को पकड़ने से आवाज पैदा हो सकती थी और यह आवाज रात के सन्नाटे में गन पोस्ट के जवानों को होशियार कर सकती थी। टीले की ढलान आधी उतरने के बाद मैं वहीं रुक गया। लगता था कि मैं दुश्मन की गन पोस्ट से ज्यादा दूर नहीं हूँ। मैं इसकी बू सूंघना चाहता था। किसी तरफ से जरा सी आवाज नहीं आ रही थी। आमतौर पर मशीन गन पोस्टों के जवान अगर महाज पर ना हो तो मोर्चे में सिगरेट वगैरह पी लिया करते हैं। मुझे किसी जानिब से सिगरेट की बू भी नहीं आ रही थी। हो सकता था यहाँ सिख रेजिमेंट के जवान हो। सिख सिगरेट नहीं पीते। मैंने सोचा कि जरा और नीचे चलकर देखना चाहिए। हो सकता है नीचे कहीं मशीन गन पोस्ट हो। मैं बैठकर उतर रहा था। मैंने आगे कदम बढ़ाया ही था कि मुझे किसी की हंसी की धीमी आवाज सुनाई दी। मेरा उठा हुआ कदम वहीं रुक गया। मेरे खुदा, मशीन गन पोस्ट मुझसे करीब ही थी। मैं ढलान पर औंधा होकर लेट गया। हंसी की आवाज के साथ ही किसी ने किसी से कहा कि बाहर जाकर ये काम करो। मैंने लेटे लेटे चाकू जैकेट की जेब में डाल लिया और शॉटगन निकालकर संभाल लिया और जिस तरफ से आवाजें आई थी इसी तरफ अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने लगा। इस तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। आवाज इन झाड़ियों के पीछे से आई थी। यह फासला ज्यादा से ज्यादा 40-45 फुट का होगा। मैं कोहनियों के बल आगे को रेंगने लगा। इतने में अंधेरे में मुझे एक इंसानी साया झाड़ियों के पीछे से निकलकर अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं वहीं साकत हो गया। मेरी शॉटगन का रुख इंसानी साये की तरफ था। इंसानी साया धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वो चंद कदम चलकर मेरी तरफ आया, फिर वो रुक गया। मैंने बड़े गौर से इसको देखा। वो फौजी वर्दी में था और खड़े होकर पतलून के बटन खोल रहा था। मैं समझ गया वो क्या कर रहा है। मैंने इसे अपनी शॉटगन के निशाने में ले लिया था, मगर खतरा था कि अगर गोली इसके सर में ना लगी और उसके जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में लगी तो आवाज निकालकर मशीन गन पोस्ट के जवानों को खबरदार जरूर कर देगा और हमारे मिशन की कामयाबी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि हमारे मिशन की कामयाबी का राज इसी में था कि हर एक्शन खामोशी से हो। वहां शोर मचाने की सूरत में हम ना तो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में डायनामाइट लगा सकते थे और ना ही अपने साथी मुजाहिदों को वहां से निकाल सकते थे। मैं अंधेरे में जमीन के साथ चिमटकर फौजी जवान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा जो वहां खड़े होकर पेशाब कर रहा था। जब मेरा इसका फासला इतना रह गया कि मैं इसके सर को निशाना बना सकता तो मैंने शॉटगन की नाली को ऊपर करके इसके चेहरे को टारगेट बना लिया। मेरी उंगली ट्रिगर पर ही थी। फासला ज्यादा नहीं था। भारतीय फौजी जवान अब पतलून के बटन बंद कर रहा था। वो पीछे पूछने ही लगा था कि ठक की आवाज पैदा हुई और भारतीय फौजी आगे को गिर पड़ा।
मेरी गोली इसके चेहरे पर किसी ऐसी जगह लगी थी कि वो हल्की सी आवाज़ भी नहीं निकाल सका था। सिलेंसर की वजह से शॉटगन के फायर का धमाका नहीं हुआ था, बड़ी हल्की आवाज़ पैदा हुई थी। मैं तेज़ी से रेंग कर जवान के पास गया, वो मुंह के बल गिरा पड़ा था। मैं तेज़ी से रेंग कर जवान के पास गया, वो मुंह के बल गिरा था। अंधेरे में मुझे इसका चेहरा लहूलुहान एक तरफ से आधी खोपड़ी के साथ उड़ा हुआ नजर आया। इतने में गन पोस्ट के अंदर से किसी ने आवाज़ दी, और जांगली बाहर क्या करता है। मैं तेज़ी से उठकर झाड़ियों के पीछे हो गया। मुझे गन पोस्ट में से दूसरे जवान के निकलने का इंतजार था। मुझे मालूम था वो अपने साथी का मालूम करने के बारे में ज़रूर आएगा। मुझे मालूम था वो अपने साथी को देखने बाहर ज़रूर आएगा। मुझे ज़्यादा इंतजार ना करना पड़ा। कुछ 2 मिनट बाद गन पोस्ट की झाड़ में से एक और इंसानी साया बाहर निकला। स्टीन गन इसके हाथ में थी। इसने अपने मुर्दा साथी को आवाज़ दी, कहाँ हो जांगली मलकी राम। मुझे सिर्फ एक एहतियात करनी थी और एक ही खतरा था कि मेरी शॉट गन के फायर के साथ ही कहीं इसकी स्टीन गन भी फायर ना हो जाए। स्टीन गन के धमाकों से मोर्चे में अगर कोई तीसरा जवान बैठा है तो वो होशियार हो जाएगा, और इसके अलावा फायरिंग की आवाज़ प्रोजेक्ट के दूसरे संतरियों को भी होशियार कर देगी। स्टीन गन इस फौजी ने इस तरह हाथ में पकड़ी हुई थी कि लगता था कि इसकी उंगली ट्रिगर पर है। वो इधर उधर देखता और अपने साथी को आवाज़ देता आगे बढ़ा चला आ रहा था। मैंने इसके सर को अपनी शॉटगन के निशाने की जद में ले लिया था। वो लाश के करीब पहुंच गया था, लेकिन अंधेरे में से ज़मीन पर पड़े अपने साथी की लाश अभी दिखाई नहीं दी थी। मैं इसे इतनी मोहलत देना नहीं चाहता था। लाश देख लेने की सूरत में वो हवाई फायरिंग करके इलाके में सारे फौजियों को खबरदार कर सकता था। मुझसे इसका फासला ज़्यादा नहीं था। वो रुक कर दाएं बाएं देखने लगा। लाश इससे 3 फुट के फासले पर होगी। इसने एक बार फिर अपने साथी को गाली देकर आवाज़ दी। ये इसकी ज़िंदगी की आखिरी आवाज़ थी। मेरी शॉटगन से गोली निकलकर सीधी सी खोपड़ी में लगी और पीछे की तरफ गिर पड़ा। मैं वहीं अपनी जगह पर बैठा रहा। मुझे डर था कि मोर्चा बहुत करीब है। शॉटगन की आवाज़ अगरचे बहुत धीमी थी, मगर फिर भी हो सकता था कि गन पोस्ट में बैठे तीसरे फौजी ने इसे सुन लिया हो और वो बाहर निकल आए। मैंने 10-15 सेकंड इंतजार किया। जब मोर्चे की तरफ से कोई जवान ना आया तो मैं ज़मीन पर गिरे हुए दूसरे फौजी की लाश के पास आया और झुककर देखने लगा। गोली ने इसकी खोपड़ी को भी उड़ा दिया था। मैं दबे पाँव गन पोस्ट की तरफ बढ़ा। झाड़ियों में दबे पाँव चलता जरा आगे गया और देखा कि वहां दरख्तों की टहनियों से कैमोफ्लेज की हुई एक मशीन गन थी जिस पर गोलियों का पट्टा चढ़ा हुआ था। वहां कोई फौजी मुझे नजर न आया। इसका मतलब था कि इस गन पोस्ट में सिर्फ 2 ही गज थे। मैं वहां से नीचे उतरने लगा। जिस गन पोस्ट से हमें सबसे ज्यादा खतरा था इसे मैंने साफ कर दिया था। अब मुझे संतरी की तलाश थी जो हमारे ख्याल के मुताबिक वहां किसी जगह चल फिर कर ड्यूटी दे रहा होगा। मैं टीले की ढलान उतर गया। सामने वो टिब्बा था जिस पर ऊपर चट्टान बाहर को निकली हुई थी और उसको दरख्तों की शाखों से ढांपा हुआ था। मैं सोच करके अगर यहाँ कोई संतरी गार्ड चल फिर कर पहरा दे रहा हो तो वो इस तरफ जरूर आएगा। मैं एक तरफ छुप कर बैठ गया। मैंने स्टीन गन जैकेट के अंदर छुपा ली थी और बड़ा कमांडो चाकू सीधे हाथ में मजबूती से पकड़ लिया था। सर्द रात की तारीकी में मेरी आंखें उकाब की आंखों की तरह अपने शिकार को तलाश कर रही थी। 1 मिनट गुजर गया। मुझे ये भी एहसास था कि पीछे टीले के ऊपर कमांडर शेरबाज खान और कमांडो मजीद भट्ट मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। मेरा इशारा बुलबुल की आवाज़ की शक्ल में था। मुझे यह जाहिर करने के लिए सब कुछ ठीक है, नीचे आ जाओ। अपने मुंह से बुलबुल की हल्की सी आवाज़ एक बार निकालनी थी। अंधेरा मेरे लिए इतना गहरा नहीं था। मैं दरख्तों और झाड़ियों को साए की शक्ल में देख रहा था। आदमी की आंखें जब अंधेरे की आदी हो जाएं तो फिर अंधेरे में भी इसे थोड़ा बहुत नजर आने लगता है। तीसरा मिनट गुजर रहा था कि मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं जल्दी से टिब्बे की दीवार के साथ लग गया। मैं मुंह से आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। इस तरह सांस लेने से आवाज़ बिल्कुल पैदा नहीं होती। आहट मेरे दाएं जानिब से करीब आ रही थी। कोई झाड़ियों में से गुजर कर चला आ रहा था। मुझे इसकी हल्की सी खांसी की आवाज़ आई। यकीनन ये रात की गश्त पर लगा हुआ डोगरा फौजी ही था। मैं टिब्बे की दीवार से पेट लगाए खड़ा था और मैंने अपना सर भी पीछे लगा रखा था। दाएं जानिब से एक इंसानी साया निकलकर मेरी तरफ आने लगा। चाकू के दस्ते पर मेरी हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। मुझे इस दुश्मन का भी इस तरह से काम तमाम करना था कि वो कोई आवाज़ न निकाल सके। अंधेरे में मैंने इसकी वर्दी और उसके सर पर फौजी टोपी को देख लिया था। शायद इसे मेरे करीब से होकर आगे जाना था। शायद इसकी नाइट पेट्रोल का यही रास्ता था। इसके पास भी स्टीन गन थी, लेकिन स्टीन गन इसने अपने कंधे पर लटकाई हुई थी, इसलिए वहां से इसे बज़ाहिर किसी किस्म का खतरा नहीं था। वो मेरे बहुत करीब आ गया। मुझे इसके सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं चूंकि दीवार के साथ लगकर खड़ा था इसलिए इसे मेरे करीब से होकर गुजरना था। वो मेरे करीब आ गया था। वो बड़े इत्मीनान से चल रहा था। मुझे चप चप की आवाज़ आई। वो कुछ खा भी रहा था। मैंने सांस रोक लिया। जैसे ही वो मेरे करीब से गुजरा मैंने एक कदम आगे को कर लिया। मैंने पीछे से झपट कर बाएं हाथ से इसका मुंह बंद कर दिया और दाएं हाथ से चाकू इसे गले पर फेर दिया। एक कमांडो जब दुश्मन के गले पर चाकू फेरता है तो इसका वार कभी नाकाम नहीं जाता। इससे गर्दन नहीं कटती, सिर्फ इसकी रग कटती है, और यही कमांडो का मकसद होता है। मैंने दुश्मन फौजी की शहरक पर चाकू फेरते ही इसे अपने आप से अलग करके धक्का दे दिया। इसके गले से खरखर की आवाज़ें निकलने लगी। वो किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर कटी हुई शहरग में से खून के फुहारे के साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ भी अब बाहर आ रही थी। मुझे मालूम था कि अब वो वहाँ से कभी नहीं उठ सकेगा और किसी को आवाज़ देकर भी बुला नहीं सकेगा।
मैं दौड़कर टिब्बे के दरख्तों की टहनियों वाली दीवार के पास गया। मैंने देखा कि वहां टहनियों के पीछे एक सुरंगनुमा रास्ता अंदर को जाता था। यही अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का इमरजेंसी दरवाजा था। मैं तेज से टीले की चढ़ाई चढ़कर इस मकाम पर आ गया जहां मैंने कमांडो साथियों को छोड़ा था। मेरे साथी कमांडो अंधेरे में छुपे हुए थे। मैंने आहिस्ता से बुलबुल की आवाज निकाली। झाड़ियों और दरख्तों के पीछे से तीनों साथी बाहर आ गए। मैंने कमांडो शेरबाज से धीमी आवाज में कहा, सब ठीक है, आ जाओ। कमांडो शेरबाज खान ने कमांडो समद भट्ट को वहीं बैठने की हिदायत की और कमांडो मजीद भट्ट को साथ लेकर हमारे हमरा टीले की ढलान उतरने लगा। मैंने इसे ढलान पर पड़ी हुई दोनों गनरों की लाशें और मशीन गन पोस्ट दिखाई। हम बगैर कोई बात के नीचे उतर गए। वहां पेट्रोल ड्यूटी पर मरने वाले फौजी की लाश भी पड़ी थी। वो ठंडा हो गया था। सामने टिब्बे का इमरजेंसी रास्ता था। हम एक दूसरे के आगे पीछे से इस खुफिया हंगामी सुरंगनुमा रास्ते में घुस गए। ये कुशादा सुरंग थी जिसकी दीवार पथरीली थी और इन पर प्लस्तर नहीं हुआ था। कमांडो मजीद भट्ट सामने वाली दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैं और शेरबाज दूसरी दीवार के साथ लगकर कदम कदम आगे बढ़ा रहे थे। मैं आगे आगे था क्योंकि मुझे इस इलाके को पहचान कर इस तरफ जाना था जिधर वो टॉर्चर सेल थे, जहाँ कश्मीरी मुजाहिदों को डोगरा फौज ने कैद कर रखा था। कमांडर शेरबाज बिल्कुल मेरे साथ साथ मगर पीछे होकर चल रहा था। इसने मेरे कंधे के पास मुंह लाकर सरगोशी में कहा, जगह पहचान रहे हो? मैंने कहा, अल्लाह मालिक है। वो सुरंग मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं अल्लाह तवक्कल पर चला जा रहा था। वहां कोई रोशनी ही नहीं थी। हम अंधेरे में कदम कदम चल रहे थे। कुछ फासले पर रोशनी सी नजर आई। वहां सुरंग घूम जाती थी और रोशनी दूसरी तरफ से आ रही थी। कमांडर शेरबाज ने मेरे कंधे पर आहिस्ता से सबकी दी कि मुझे आगे जाने की हिदायत की। वो और कमांडो मजीद भट्ट वहीं रुककर अंधेरे में दीवार के साथ लग गए। दोनों के हाथों में सिलेंसरों वाली शॉटगनें थी। मैंने भी चाकू जेब में रख लिया था और शॉटगन थाम ली थी। मैं आगे निकल गया। सुरंग घूमकर एक पुख्ता राहदारी में दाखिल हो गया जहां एक जानिब दीवार के साथ बिजली का बल्ब रोशन था। राहदारी खाली पड़ी थी। ये जगह भी मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं दीवार के साथ साथ आगे चलने लगा। जरा आगे गया तो आदमियों की बातें करने की धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं रुक गया। आवाज किसी कमरे से आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। जरा आगे गया तो एक दरवाजा देखा जो बंद था। आवाजें इसके अंदर से आ रही थी। तीन आदमी आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी ने हंसकर कुछ कहा और फिर इसके कदमों के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं तेजी से 3-4 कदम पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर बैठ गया। बल्ब की वजह से रोशनी में नजर नहीं आ रहा था। दरवाजा खुला। मेरा दिल धड़कने लगा। एक फौजी वर्दी वाला जवान बाहर निकलकर राहदारी में आगे की तरफ चल पड़ा। इसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने इसे कुछ न कहा। जब वो राहदारी में आगे जाकर एक तरफ घूम गया तो मैं दबे पांव चलकर दरवाजे के पास आया। दरवाजा लकड़ी का था जिस पर भारी रोगन फिरा हुआ था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। खुदा का शुक्र है कि दरवाजे ने कोई आवाज न पैदा की। मैंने जरा से खुले दरवाजे के दर्द में से देखा कि अंदर एक ऊंची छत वाला हॉल कमरा है जिसकी दीवारों के साथ ऊपर तक लोहे के रैक बने हुए हैं। दरमियान में लोहे की बड़ी मेज के गिर्द 2 फौजी जवान बैठे ताश खेल रहे हैं। इन्होंने अपनी मशीन गन मेज पर रखी हुई थी। बिजली के 2 बल्ब रोशन थे। इनके अख में भी 3 बड़े बड़े एल्यूमिनियम के ड्रम पड़े थे। हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं था। हमें अपने लीडर की तरफ से ऑर्डर थे कि जो कुछ भी करना है हमें जल्दी करना होगा, और कितना बड़ा खतरा ही मोल क्यों न लेना पड़ जाए। मैंने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया और हाल में कदम रखते ही 2 फायर किए। निशाना मैं पहले ही मुतय्यन कर चुका था। मेरे सिलेंसर वाली शॉटगन की पहली गोली सामने वाले फौजी के सीने में लगी। दूसरे फौजी ने घबराकर अपनी मशीन गन उठानी चाहिए मगर मैंने इसे इतनी मोहलत ही ना दी। मेरी शॉटगन की दूसरी गोली सी गर्दन में लगी और पीछे को गिर पड़ा। मैं दौड़कर इन दोनों के करीब गया और एक एक करके गोली बारी बारी इनकी खोपड़ी में उतार दी ताकि इनका जिंदा रहने का कोई इम्कान ना रहे। इसके बाद मैं दौड़कर दरवाजे में आया और राहदारी से पीछे की तरफ जाकर कमांडर शेरबाज और कमांडो मजीद भट्ट को इशारा किया। वो भी तेज तेज चलते हुए कमरे में दाखिल हो गए। इनमें से किसी ने दुश्मन फौजियों की लाशों की तरफ तवज्जो न दी। शेल्फों में लगी गोले, एल्यूमिनियम की बोतलें और कोने में पड़े एल्यूमिनियम के बड़े ड्रमों को देखा। कमांडो शेरबाज ने कमांडो मजीद भट्ट को इशारा किया। मजीद भट्ट पहले ही अपने थैले को खोल चुका था। मैंने शेरबाज को सरगोशी में कहा, एक बाहर निकल गया है। कमांडर शेरबाज ने कुछ कहने के बजाय दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं लपक कर दरवाजे के पास गया, दरवाजे को बंद किया और एक तरफ शॉटगन थाम कर पोजीशन लेकर बैठ गया कि अगर बाहर से कोई आए तो इसे वहीं ढेर कर दिया जाए। इस दौरान कमांडो मजीद भट्ट ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू कर दिया था। इसने 10-15 सेकंड के अंदर अंदर आईनी शेल्फों में 3 जगहों पर डायनामाइट की छोटी छोटी स्टिकें छुपाकर लगा दी थी। फिर वो एल्यूमिनियम के बड़े ड्रमों के पीछे चला गया। वहां भी इसने खुफिया जगहों पर धमाका खेद मवाद के कैप्सूल लगा दिए और थैले की जिप को बंद करते हुए हाथ से इशारा किया। कमांडो शेरबाज ने मुझे इशारा किया। मैं आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। राहदारी में कोई नहीं था। मैंने अपने साथियों को इशारा किया, वो बाहर आ गए। हमने दरवाजा बंद कर दिया और एक दूसरे के आगे पीछे होकर राहदारी में आगे की जानिब बढ़े। मुश्किल ये पेश आ रही थी कि यहाँ राहदारी में जगह जगह छत पर बिजली की गोल ट्यूबें लगी हुई थी जिनकी रोशनी बहुत ज़्यादा थी। हम किसी जगह छुप नहीं सकते थे। हम भी अब दीवार के साथ लगकर चलने के बजाय वी की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। हमने जोगर्स पहन रखे थे जिनकी आवाज़ नहीं निकलती थी। चेहरे को हमने नकाब से छुपा लिया था। हमारी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। ये राहदारी एक बड़े दरवाजे के सामने जाकर ख़त्म हो गई।
दरवाजा बंद था, किसी के कदमों की आवाज आई। हमने बिजली की तेजी के साथ दरवाजे की दोनों जानिब पोजीशन ले ली। दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर से एक और फौजी बाहर निकला। स्टीन गन इसके कांधे पर लटक रही थी। बाहर निकलते इसने हमें देख लिया और अपनी स्टीन गन को कांधे से उतार ही रहा था। कमांडो मजीद भट्ट की शॉटगन ने फायर किया। गोली दुश्मन फौजी के सीने में से दिल के आर पार हो गई। वो मुंह के बल गिर पड़ा। इसके गिरने से आवाज पैदा हुई। अंदर से किसी ने ऊंची आवाज में पूछा, धर्म सिंह क्या हुआ है? जब धर्म सिंह ने कोई जवाब न दिया तो दरवाजे में एक बड़ी मूंछों वाला फौजी बाहर निकला। धर्म सिंह की लाश को देखकर इसने भी स्टीन गन कांधे से उतारने की कोशिश की। इसने इस दौरान हमें भी देख लिया था। इस बार मेरी और कमांडो शेरबाज की शॉटगनों ने बैक वक्त फायर किया। दोनों गोलियां इस मूछे वाले फौजी के सीने में पेवस्त हो गई। वो झुका और बाएं जानिब गिरा। कमांडो शेरबाज ने एक और इशारा किया और कमरे में दाखिल हो गया। हम दोनों लाशों को घसीट कर कमरे के अंदर ले गए। ये भी एक बड़ा कमरा था जिसमें जगह जगह बड़े बड़े ड्रम पड़े थे। ये ड्रम एल्यूमिनियम के थे। दीवार के साथ दर्द रंग के कितने ही सिलेंडर खड़े थे। कमरा बिल्कुल खाली था। हमने दोनों लाशों के ड्रमों को पीछे डाल दिया। कमांडो शेरबाज ने कमांडो मजीद भट्ट को इशारा किया। वो थैला गले में डालकर एल्यूमिनियम के ड्रमों के पीछे जाकर डायनामाइट और दूसरा धमाका खेद मवाद लगाने लगा। मैं और कमांडो शेरबाज बंद दरवाजे के दोनों जानिब पोजीशन लेकर बैठ गए थे। हम खामोश थे। चेहरों पर गहरा सकूत और फिक्रमंदी थी। अभी हमारे कमांडो मिशन का आधा काम भी मुकम्मल नहीं हुआ था। कमांडो शेरबाज ने अपने मुंह से शी की आवाज निकाली। इसका इशारा कमांडो मजीद भट्ट की तरफ था और मतलब यह था कि जो कुछ करना है जल्दी करो। कमांडो मजीद भट्ट एल्यूमिनियम के बड़े ड्रमों के पीछे से निकलकर दर्द रंग के आयनिक सिलेंडरों के पास जाकर बैठ गया। बारी बारी इसने सिलेंडरों के पीछे पोशीदा जगहों पर 4 जगहों पर धमाका खेज मवाद वाले कैप्सूल लगाए और दौड़कर हमारे पास आ गया। कमांडर शेरबाज ने मेरी तरफ देखकर सरगोशी में कहा, टॉर्चर वाली सुरंग। मैंने सामने दरवाजे की तरफ इशारा किया। कमांडर शेरबाज और मजीद भट्ट पीछे हट गए। जहां एल्यूमिनियम के ड्रम पड़े थे वहां इनके आंख में भी एक छोटा दरवाजा था। हमें इस दरवाजे से दूसरी तरफ जाना था जहां मुझे यकीन था कि दरवाजे से गुजरकर हम इस सुरंग में दाखिल हो जाएंगे जहां 3 कोठरियों में हमारे कश्मीरी मुजाहिद कैद हैं। मैं सबसे पहले छोटे दरवाजे की तरफ आया। मैंने आहिस्ता से धकेला। दरवाजा दूसरी तरफ से खुला था। इस दरवाजे ने भी चरचराहट की आवाज पैदा की। इस आवाज पर हम तीनों जल्दी से नीचे बैठ गए। जब देखा कि कोई नहीं आया तो मैंने दरवाजे की तरफ में से दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ एक राहदारी थी। मैं बाहर निकलने ही लगा था कि दूर से भारी भूटों की दमक सुनाई दी जो करीब आ रही थी। मैंने राहदारी में दरअसल सर बाहर निकाल कर देखा। राहदारी में काफी रोशनी थी। छत के साथ लगी हुई ट्यूबें रोशन थी। सामने की तरफ से एक फौजी स्टीन गन लटकाए बड़े मजे से टहला चला आ रहा था। रात के वक्त इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में सिर्फ ड्यूटी गार्ड्स ही थे। प्रोजेक्ट का अमला और दूसरे फौजी वहां नहीं थे। हमने इसीलिए कमांडो ऑपरेशन के वास्ते रात का वक्त मुंतखब किया था। मैंने जल्दी से सर पीछे किया और इशारे से अपनी कमांडो पार्टी को बताया कि फौजी आ रहा है, मैं इसे संभालता हूँ। कमांडर शेरबाज ने इशारे से ही मुझे होशियारी से काम करने की हिदायत की और मेरे दोनों साथी शॉटगन सीधी के दरवाजे के करीब खिसक गए। ड्यूटी गार्ड्स के कदमों की आवाज अब करीब आ गई थी। जब मैंने अंदाजा लगाया कि वह दरवाजे से 6-7 गज के फासले पर आ गया है तो मैं एकदम छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकला और इसके सामने बिल्कुल आकर फायर कर दिया। वह गड़बड़ा सा गया। गोली इसके पेट से जरा ऊपर सीने की दाएं जानिब लगी थी। मैंने इसके दिल का निशाना लिया था मगर मेरा हाथ जरा ऊपर को उठ गया। मैंने फौरन ही दूसरा फायर कर दिया। वो गिर पड़ा। हमने इसकी लाश को भी अंदर खींच लिया और ड्रमों के पीछे छुपा दिया। दरवाजा बंद करके हम सामने की तरफ दौड़े। हमारा अंदाज तजुर्बेकार कमांडोज का था। हम दीवार के साथ लगकर और झुककर दौड़ रहे थे। यह राहदारी आगे जाकर बाईं जानिब मुड़ी तो मैंने इसे पहचान लिया। यह वही सुरंग थी जहां मैं इसी प्रोजेक्ट के इंचार्ज डोगरा मेजर के साथ एक बार आ चुका था। मैं जल्दी से दीवार के साथ लग गया। कमांडर शेरबाज और मजीद भट्ट मेरे करीब आकर वो दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। मैंने शेरबाज को सरगोशी में कहा, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। यहाँ भी सुरंग की छत पर बिजली की ट्यूबें रोशन थी। कमांडो शेरबाज ने चारों तरफ गौर से देखा। मैंने पीछे आने का इशारा किया। 15-20 कदम चलने के बाद हमें किसी इंसान के करहाने की आवाज आई।